गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग नेक्स्ट इससे प्रीवियस क्लासेस में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ लिए थे, हार्मोन्स पढ़ लिए थे अप टू द वर्ड्स ऑफ हार्मोन्स। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अब हम लोग एक एक करके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक एक ओरियन सिस्टम क्या है, पाइनियल ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी का क्या फंक्शंस है, वो अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा हम प्रीव्यू में जाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या था? अ काइंड ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, जहाँ पे कोई एक नली या कोई डक्ट की जरूरत नहीं होती, जो अपना सिक्रेशन दैट इज हार्मोन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में देता है, दैट इज एंडोक्राइन। और जो एक सिस्टम जिसको डक्ट की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे, जिसको ये सारे को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। अब बेसिकली हार्मोन्स पढ़े थे। तो हार्मोन्स क्या था? एक मैसेंजर का काम कर रहा था, और उसके फंक्शंस ये सारे हमने पहले प्रीवियस में पढ़ लिए थे। नाउ कमिंग टू पार्ट क्लासिफिकेशंस, काम कैसे करता है, ये सारे हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो पहले केमिकली इसको क्लासिफिकेशंस कैसे किया गया है, तो टू टाइप से किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, एंड दूसरा किस टाइप से वर्क कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है वर्क करने का, उस पर डिपेंड करता है। तो केमिकल नेचर में मेनली हम क्या जानते हैं? बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस हार्मोन आर प्रोटीनियस इन नेचर, और एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। तो प्रोटीन के हिसाब से, या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स के हिसाब से, या स्टेरॉइड हार्मोन्स के हिसाब से, मतलब उसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है, उस हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा वही होता है। तो प्रोटीन हार्मोन में इंसुलिन ग्लूकागोन आता है, स्टेरॉइड में सेक्स हार्मोन आता है, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स आता है, या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में एपिनेफ्रॉन या नॉट एपिनेफ्रॉन आता है। अगर हम मैकेनिज्म का बात करेंगे तो उसमें दो तरह के हार्मोन्स आते हैं, किस टाइप से काम करने वाले हार्मोन्स, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में क्या आते हैं? लिपोफिलिक, जो वाटर लविंग नहीं है, लिपिड लविंग है। दूसरा वाटर लविंग। तो फीलिंग मतलब लविंग, फोबिया मतलब, फोबिक मतलब उससे अफ्रेड, डर लगता है उसको। तो ग्रुप 1 में क्या है? लिपोफिलिक हार्मोन, जो लिपोफिलिक इन नेचर है, जिसको लिपिड्स में जाके जुड़ना है, वैसे वाले। तो अब लिपिड्स में कौन जुड़ेगा, तो उसका ही कोई कंपोजिशन का रहेगा। तो दे ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या करते हैं? मेनली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से बाइंड अप हो जाते हैं। तो कुछ एक हार्मोन्स का एग्जांपल दिया गया है, स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, लाइक दैट। दूसरा हार्मोन्स का जो कैटेगरी है वो है वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल है। तो अब ये जो वाटर सॉल्युबल है, तो वो हमारा क्या है? सेल सरफेस रिसेप्टर्स है। तो ये क्या करता है? ये अंदर तो जा नहीं सकता, सेल के अंदर तो जा नहीं सकता, तो वह काम कैसे करेगा? तो वहां पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उसमें जाके फिर सेकेंडरी मैसेंजर्स के तहत काम करते हैं। तो अब सेकेंडरी मैसेंजर्स को ओके करेगा। तो इस जो ग्रुप 2 है, उसमें सेकेंडरी मैसेंजर्स के तौर पे तीन और फर्दर क्लासिफिकेशंस है। तो अब सेकेंडरी मैसेंजर्स, अगर इसमें CMP है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, तो उसके ये सब एग्जांपल हैं। दूसरा FSH, LHS, PTH, ADH, लाइक दैट। अगर कैल्शियम है या फॉस्फोटिनिडाइन सिटोल है, तो उसके लिए क्या है? एसिटाइल कोलिन है, वेसोप्रेसिन है। या थर्ड क्या है? गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर साइक्लिक गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट मैसेंजर है, तो उसके अंतर्गत काम करता है ANP। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं कि क्लासिफिकेशंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, केमिकल नेचर के वजह से। तो केमिकल क्या होगा? या तो प्रोटीन इन नेचर होगा, या स्टेरॉयडल नेचर होगा, या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होगा। तीन है, तीनों के एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। दूसरा होगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म क्या होगा? या तो वाटर लविंग होगा, या लिपिड लविंग होगा। तो लिपोफिलिक इन नेचर होगा जो, तो वो क्या करेगा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को पार कर जाएगा। और मोस्टली ये क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स। तो उसमें जितने टाइप के स्टेरॉइडल हार्मोन्स हो गए, स्टेरॉइडल एंड्रोजेंस हो गए, लाइक दैट, वो सारे ग्रुप 1 हार्मोन्स के अंतर्गत आएंगे। और जो वाटर लविंग है, उसके लिए एक खास रिसेप्टर बना होता है सेल सरफेस पे, और वो क्या करता है? सेकेंडरी मैसेंजर को बोलता है, भाई तू जाके आगे ये बात बता दे। तो वहां पे ये जो हो रहा है, तो उस बेसिस पे जो सेकेंडरी मैसेज है, फर्दर
क्लास ग्रुप 2 को फर्दर डिफाइन किया गया है। तो अब उसमें क्या है कि मैसेंजर उसका क्या है, तो इधर मैसेंजर क्या हो सकता है, सेकेंडरी मैसेंजर सी एम पी कैल्शियम या सी जी एम पी। ठीक है, सी एम पी का मतलब है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, सी फॉर साइक्लिक, एंड वैसे ही यहाँ पे सी जी एम पी मतलब साइक्लिक ग्वानोसाइड मोनोफॉस्फेट। उस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे काम कैसे करता है। तो काम कैसे करेगा, तो बेसिकली जो इसका नेचर है वाटर लविंग या लिपिड लविंग, उस हिसाब से इसका काम बटा हुआ है। तो पहला हमारा जो मैकेनिज्म है वो है फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म, मतलब मेम्ब्रेन पे फिक्स होने वाला, और दूसरा है मोबाइल रिसेप्टर, मतलब घूमने वाला। तो अब ये जो फिक्स रिसेप्टर है, पहले हम, तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है, जो भी मेम्ब्रेन है वहां पे एक रिसेप्टर लगा है, ये हार्मोन आया यहाँ पे लगा, और सेकेंडरी मैसेंजर को ओके किया कि भाई अब तुम एक्टिवेट हो जाओ, अंदर जाके ये मैसेज दो, जो भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस होना है उसके लिए। ओके, तो ये जो बेसिकली हॉर्मोन्स है, इसमें जनरली कौन रहता है, ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स का कैसा फंक्शन है। ये बेसिकली क्या है, वाटर सॉल्युबल, जो अंदर नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, अंदर वाले को इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये काम करो, ये खुद अंदर नहीं जा सकता, लेकिन एक मैसेज छोड़ेगा अंदर में जो है उनके लिए, सेकेंडरी मैसेंजर को। तो क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है इसीलिए ये अंदर नहीं जा सकता, लेकिन अंदर नहीं जा सकता तो उसको बाहर में बैठने की व्यवस्था होगी ऑब्वियस। तो इसके लिए वहां पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जहां पे वो जाके अटैच होता है और वो अपना काम दूसरे को बताता है, फिर दूसरा वो काम जाके आगे रिस्पॉन्सेस के तहत ये काम करता है। तो उसके बाद जैसे ही ये बायोलॉजिकल काम हो गया, तो क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक आता है और इस काम को बंद कर देता है। ऐसा नहीं कि एक बार ओके हो गया तो वो हमेशा सदा के लिए चलते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक आया हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेट करना, मतलब एग्स बनाना, यूट्रस में एग्स का जनरेशन करना। फॉलिकल बनाता है 8 से 10 फॉलिकल जनरली बनता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो अब ये जो बनाना है तो वो कौन बनाएगा, खुद ब खुद तो बनाएगा नहीं, तो इसके लिए कोई डायरेक्शन देगा। तो ये एफएसएच आया, चूंकि एफएसएच क्या है हमारा, लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, तो इसीलिए अंदर नहीं जा सकता। तो यही स्किन रिसेप्टर्स पे जाके लग गया। तो जैसे ही वहां पे लगा तो इसको इन्फॉर्म किया हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को, एक रिस्पॉन्स आया, तो उसने क्या किया, सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट किया। अब सेकेंडरी मैसेंजर कोई भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी मैसेंजर होना चाहिए। तो अब वो साइक्लिक एएमपी को या दूसरा कैल्शियम वाले को, किसी को भी उसने जनरेट किया। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर जाके क्या करेगा, बायोकेमिकल कोई भी रेस्पॉन्सेस करेगा, जो भी करना है, वो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स कंप्लीट हुआ, फिर एक नेगेटिव फीडबैक आएगा और ये डीअटैच हो जाएगा। ओके, इस टाइप से ये काम कर रहा है। चूंकि यहाँ जाके ये फिक्स हो रहा है तो इसीलिए इसका नाम फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पड़ा है। उसके बाद अब मोबाइल, मोबाइल है तो कौन काम करेगा यहाँ पे, लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि वो आराम से लिपिड के अंदर जा सकता है, फ्री फ्लोटिंग है साइटोप्लाज्म में, इसीलिए वो आराम से जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसका एग्जांपल्स देखेंगे। तो जैसे ये एक हार्मोन है, लिपिड सॉल्युबल है, तो इसको क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये लिपिड में सॉल्युबल है। तो ये जैसे चला गया, तो अब इसको कोई सेकेंडरी का काम नहीं है, क्योंकि खुद घर के अंदर गया है, तो घर में फिर दूसरे आदमी का वाया मीडिया लेने की इसको कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जो एक टारगेट है वहां पे डायरेक्ट जाके काम करेगा। अब ये क्या है, हमारा एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, जहां पे भी काम करना है, इस कॉम्प्लेक्स पे काम करना है, mRNA को, मैसेंजर आरएनए को डायरेक्ट करना है। तो अब ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन ट्रांसलेशन, मतलब कोई भी फिजियोलॉजिकल काम ये कर सकता है। अब कोई दूसरा हार्मोन होता है, उसका कुछ और काम है, तो सेम चला जाता, लिपोफिलिक है तो अंदर जाता, वो अपना काम करता, बात खत्म। तो इस टाइप से दो काम, दो तरह से काम करता है, या तो उसके अंदर चला जाए, अगर वो लिपोफिलिक है तो, वाटर सॉल्युबल है तो क्या करेगा, यहीं पे जाके अटैच होगा और सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। ओके, तो ये हमारा मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है। अब हम दूसरा ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हर एक ग्लैंड्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स।
तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ये एकदम पी साइज का होता है, काफी छोटा। ये सबसे छोटा ग्लैंड्स होता है, लेकिन सबसे काम में सबसे ज्यादा बड़ा होता है। दैट इज मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, कंट्रोल करना। जितने भी टाइप के ऑर्गेन है, जितने भी टाइप के एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको डायरेक्ट करना, कम कौन सा हार्मोन जनरेट करना है किसको, ये बताता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब यहाँ पे क्या है, तो ये क्या करता है, मेनली स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। जैसे कि मान लीजिए थायराइड से कुछ को स्टिमुलेट करना है, T3 या T4 को, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये अपना जनरेट करने लग जाएगा, और वो हार्मोन जाके किसको बताएगा, थायराइड को, कि अब तुमको हार्मोन जनरेट करना है। तो इस टाइप से ये सब पे कंट्रोल किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, स्ट्रक्चर है, कैसा है, तो बेसिकली ये हमारा सिचुएटेड है बोनी स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग पिट्यूटरी फोसा भी कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस के बाद है, ऑप्टिक नर्व्स के पास है। तो अब ये लोब्स में डिवाइडेड है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो बेसिकली दो लोब्स पड़ते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर वाला जो हमारा आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला। तो इसमें क्या है कि मेनली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन जनरेट होते हैं। पोस्टीरियर में सिर्फ दो हार्मोन जनरेट होते हैं, आगे वाले में बहुत सारे। तो पहला ग्रोथ हार्मोन्स, जो हमारा लंबाई बढ़ता है या कोई छोटे रह जाते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। उसके बाद थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन्स है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जो हमारे एड्रेनो ग्लैंड्स को कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कराने के लिए बोलता है। फॉलिकल स्टिमुलेट कराने के लिए मेंस्ट्रुएशन के समय एक सेल्स को जनरेट करने के लिए FSH है। एस्ट्रोजेंस के प्रोड्यूस के लिए LH है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स है जो दूसरे ग्लैंड्स में जाके उसको डायरेक्ट करते हैं। तो ये सारे कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर हार्मोन्स। तो आपको एग्जाम में बेसिकली जो क्वेश्चन आता है कि पोस्टीरियर हार्मोन से कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना है, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। बस ये दोनों पोस्टीरियर लोब से होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो स्टिमुलेटिंग अगर है तो वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरीज हैं। तो बेसिकली याद करने का ये टर्मिनोलॉजी आप कर सकते हैं कि वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन नाम याद रखिए फॉर पोस्टीरियर। बाकी जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सारे एंटीरियर ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। अब ये वेसोप्रेसिन क्या है, तो ये क्या करता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है, जो क्या करता है कि हमारे बॉडी से वाटर को कंजर्व करता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन है, जो बेसिकली क्या करता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग लेबर पीरियड। पेन इसी के द्वारा होता है, क्योंकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि बेबी बाहर निकलता है। तो ये दोनों है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि सभी का फंक्शंस क्या है, सिचुएटेड कहाँ है, शेप कैसा, स्ट्रक्चर क्या है, एंड ऑल्सो देयर डिसऑर्डर्स, क्या क्या डिसऑर्डर्स है इसमें। तो पहले तो ट्यूमर्स है, यूजिकली नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होता है इसमें। और ये क्या है कि जैसे ट्यूमर हो गया, कुछ भी डिसऑर्डर्स हुआ, तो वो मेल फंक्शन क्रिएट करने लग जाता है। अब वो जो सिक्रेशंस है वो सही से नहीं होने लग जाएगा। दूसरा क्या है, ये हमारा पिट्यूटरी कहाँ सिक्रेटेड है, हाइपोथैलेमस के पास, ऑप्टिक नर्व के पास। अगर वहां पे ट्यूमर हो जाता है तो वो हेडेक का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑप्टिक नर्व्स के पास है तो मे अफेक्ट आवर विजन, ठीक है, हमारे आंख को भी प्रभावित कर सकता है। उसके बाद है हाइपोपिट्यूटेरिज्म, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही कम सिक्रेशन कर रहा है, कोई एक हार्मोन्स का, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम कर दिया तो आदमी का हाइट कम रह गया, लाइक दैट। या फिर हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं सीक्रेट हो रहा है तो एक का जनरेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद है एक्रोमेलेगी। एक्रोमेलेगी में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लग जाता है एबनॉर्मल वे में। तो अब इसमें क्या है कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ओरिजिनल जो हाथ आपका नॉर्मली है ये इतना बड़ा जाइंट साइज का होने लग जाएगा, जो राक्षसों का ऐसा मानना है कि ऐसा होता था, तो वैसे होने लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या है कि वेसोप्रेसिन्स, ये हमारा वेसोप्रेसिन्स अगर सही से नहीं हो रहा है कोई भी कंडीशंस के कारण, तो हमारा यूरिन जो है वो क्या हो रहा है कि काफी डाइल्यूट हो रहा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने रहा है, बहुत ज्यादा पानी बाहर बह रहा है, तो डेट इज डायबिटीज इंसिपिडस। वैसे ही और भी कुछ बीमारी है, क्रसिंग सिंड्रोम
या हाइपर प्रोलैक्टिमिया, प्रोलैक्टिन का बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, या ब्रेन इंजरी हो सकता है, लाइक दैट। ये सब डिजीज है, कुछ एक याद करेंगे, सारा याद करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड। थायराइड यहाँ पे हमारा जनरली नेक के पास होता है, एक तितली जैसा ग्लैंड होता है, झिल्ली टाइप का। तो अब ये बटरफ्लाई के शेप में होता है और इसका वे लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। दोनों ट्रैकिया के हमारे दोनों साइड्स में होता है बेसिकली। तो थायराइड का जो बेसिक काम है वो क्या है, T3 एंड T4 का सिक्रेशन। T3 को हम लोग बोलते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन और या थायरोक्सिन, और T4 को टेट्राआइडोथायरोन। अब दोनों का काम क्या है, तो बेसिकली ये इसका मेन अहम रोल हमारा बेसिक सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म के पार्ट्स में। दिस इज द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, तो तितली जैसा दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि इसका लोकेशन C5 एंड T1 वर्टिब्रे के पास का है। उसके बाद अब जो दो हार्मोन्स है T3 एंड T4, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स काम क्या कर रहा है कि ट्राई आयोडोनो फॉर्म्स में कन्वर्शन होता है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर दोनों का हम काम देखेंगे तो फिजियोलॉजिकल काम करना है, मेटाबॉलिज्म काम करना है। तो अब ये इसका डिजीज क्या क्या होगा, तो पहला तो गोइटर हो जाता है हमारा, इनलर्ज हो जाता है, तो अब देखते हैं गले घेंगा जिसको बोलते हैं फूल जाता है। दूसरा कैंसर हो सकता है, थायराइड का कैंसर हो सकता है, किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है। हाइपर थायराइड, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में T3 या T4 का सिक्रेशन होने लग जाएगा, तो उसको हाइपर थायरॉइडिज्म कहते हैं, जिसमें कि वेट लॉस होने लग जाएगा, इंसोमिनिया, फैटिग, बहुत सारा। उसके बाद जस्ट इसके विपरीत में हाइपो होता है, जिसमें कि आदमी को सिक्रेशन काफी कम होता है। एज अ इम्यून डिजीज भी इसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड। अब ये पैराथायरॉइड क्या है, जस्ट बिहाइंड, उसके पीछे जो है, थायराइड के जस्ट पीछे पैराथायरॉइड होता है। तो ये भी पी साइज का है, छोटा सा। इसका भी मेन फंक्शंस क्या है कि बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना, उसको नॉर्मलाइज करना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, तो उसको हमारे बॉडी में एक बैलेंस वे में रखना, यही काम है। तो कैल्शियम को रिलीज करना या एब्जॉर्ब करना, तो यही बैलेंसिंग वाला काम इसका है, उसको कंजर्व करना, तो मेन काम यही है। तो अब ये कैल्शियम का काम है, तो बोन रिलेटेड हो जाएगा। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, किडनी स्टोन्स हो गया, ये सब काम, ये सब इसके सर्टेन डिसऑर्डर्स है। बहुत भयानक वाला डिसऑर्डर्स नहीं है, बट कुछ एक रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास वगैरह वगैरह पढ़ेंगे।